बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हियर योर इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इरफान कयूम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस टीचर। उम्मीद करता हूँ हम सभी लोग खैर आफियत से होंगे। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग 5 सितंबर को हुए पीएमसी के पेपर के अंदर जो केमिस्ट्री का पोर्शन आया, मॉर्निंग और इवनिंग दोनों के कंबाइंड मेरे पास कोई ऑलमोस्ट 42 क्वेश्चन जो हैं वो हासिल हुए हैं मुझे, तो हम लोग उनको डिस्कस करते हैं। दो वीडियोस के अंदर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। कहता है कि द सम ऑफ द एक्सपोनेंट इन द रेट इक्वेशन इज। बच्चे आपके पास रेट इक्वेशन गिवन हो और उसमें आप लोगों के पास रिएक्टेंट के जो एक्सपोनेंट्स होते हैं, एक्सपोनेंट से मुराद आप लोगों के पास ये आ जाएगा। सपोज करें मैं लिखता हूँ यहाँ पे रेट इक्वेशन, हमारे पास के है, ए की पावर हमारे पास 1 आ जाता है, बी की पावर हमारे पास 1 आ जाता है। तो अगर आप लोग इनके ये जो एक्सपोनेंट्स हैं, इनकी जो पावर्स हैं, इनको आप लोग सम कर लेंगे तो ये आप लोगों के पास क्या आ जाता है, हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बेसिकली एज इट इज डेफिनेशन है। तो हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो बीटा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है SN2 रिएक्शंस आर मोस्टली गिवन बाय। बच्चे SN2 रिएक्शन हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक बाय मॉलिक्यूलर जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं, वहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास एक ही स्टेप होता है और वही स्टेप जो है वो हमारे पास रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है उसके अंदर हमारे पास एल्काइल हैलाइड प्लस जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करता है, दोनों के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रहा होता है। और इसके अंदर हमारे पास किसी भी किस्म की कार्बोकैटायन फॉर्मेशन का रोल नहीं होता। यहाँ पे हमारे पास एक इंटरमीडिएट जो है वो हमारे पास बन रहा होता है और इस केस में हमारे पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है वो हमारे पास तेजी के साथ रिएक्शन करते हैं, जबकि SN1 के केस में जहाँ पे हमारे पास कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पे टर्शियरी कार्बोकैटायन जो है वो ज्यादा हमारे पास स्टेबल होते हैं। इस वजह से हम लोग बोलते हैं कि SN1 के केस में टर्शियल अल्काइल हैलाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होंगे, जबकि SN2 के केस में हमारे पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड क्या रिएक्शन देंगे, आसानी के साथ SN2 रिएक्शन देते हैं। और जो टर्शियल अल्काइल हैलाइड होते हैं ये क्या करते हैं, ये SN1 रिएक्शन जो है वो तेजी के साथ करते हैं। लेकिन बच्चे याद रखिएगा सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड दोनों तरह के रिएक्शन देते हैं। ये SN2 रिएक्शन भी देंगे और SN1 रिएक्शन भी देंगे, डिपेंड अपॉन कि आप लोग कौन सा मीडियम जो है वो इस्तेमाल करें। अगर तो आप लोग पोलर सॉल्वेंट इस्तेमाल करें तो आप लोगों के पास होने वाला रिएक्शन जो है वो हमारे पास SN1 हो जाएगा, और अगर आप लोग नॉन पोलर सॉल्वेंट को इस्तेमाल करें तो हमारे पास इस्तेमाल होने वाला जो रिएक्शन होगा वो हमारे पास SN2 होगा। तो इस चीज़ों को तो मैंने आप लोगों ने डिफ्रेंशिएट करना है अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, कहता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी का यूनिट क्या होता है, तो बच्चे हमारे पास जो यूनिट होगा वो जूल पर मोल आप लोग इस्तेमाल कर लेंगे, या फिर हमारे पास इसका जो दूसरा यूनिट होगा वो हमारे पास किलो जूल पर मोल है वो हमें देखने को मिल रहा होता है। तो ये भी एस बुक की लाइन है, चैप्टर नंबर 11 पीटीपी की बुक के अंदर इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो 4 ही आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, कहता है कि इन कैनिजारो रिएक्शन अल्कोहल इज। बच्चे कैनिजारो रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि हम लोग ऐसी कोई भी एल्डिहाइड लेंगे जिसके अंदर हमारे पास सल्फा हाइड्रोजन जो है वो मौजूद नहीं होती। अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास यहाँ पे मौजूद है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड की हमारे पास डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता है, मतलब एक ही चीज खुद को ऑक्सीडाइज भी करती है और खुद को रिड्यूस भी करती है। अब एल्डिहाइड की अगर हम लोग ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो हमें पता है कि हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो हमारे पास बन रहा होता है। और अगर इसी एल्डिहाइड की मैं रिडक्शन करवा देता हूँ तो रिडक्शन के नतीजे में जो बनने वाली प्रोडक्ट होती है वो हमारे पास अल्कोहल होती है। क्योंकि आप लोगों को फ्लो चार्ट आना चाहिए कि हमारे पास सबसे पहले अल्केन होती है, अल्केन की ऑक्सीडेशन के नतीजे में हमारे पास अल्कोहल बनता है। अल्कोहल की ऑक्सीडेशन के नतीजे में आपके पास दो तरह के होंगे अल्कोहल, एक प्राइमरी होगा और एक आप लोगों के पास सेकेंडरी होगा। अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो उसकी ऑक्सीडेशन से आप लोगों के पास एल्डिहाइड बन जाएगा, अगर सेकेंडरी अल्कोहल है तो उसकी ऑक्सीडेशन से कीटोन बन जाएगा। जनरली कीटोन की ऑक्सीडेशन नहीं होती, लेकिन हार्श कंडीशन देंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस हो जाएगा। इसी तरह से एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से भी कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो आप लोगों के पास प्रोड्यूस हो रहा होता है। तो बच्चे नीचे की तरफ आते जाएंगे तो ये आप लोगों के पास ऑक्सीडेशन का फ्लो चार्ट आ जाता है, और अगर आप लोग ऊपर की तरफ जाते जाएंगे तो ये आप लोगों के पास रिडक्शन का जो है वो फ्लो चार्ट आ रहा होता है। एनी हाउ यहाँ पे उसने क्या पूछा, कहता है अल्कोहल आपने बनानी है, कैनिजारो रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड ही परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो एल्डिहाइड और कीटोन की आप लोगों ने बेसिकली रिडक्शन करवानी होगी, तो इसकी रिडक्शन से हमारे पास अल्कोहल बनता है। इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास अल्कोहल यहाँ पे क्या है, रिड्यूस प्रोडक्ट। अगर आपसे पूछा जाता कि कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है तो वो हमारे पास ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट होनी थी, तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो बीटा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, कहता है कि कीटोन इज फॉर्म्ड फ्रॉम विच अल्कोहल। बच्चे अभी लास्ट स्लाइड के ऊपर मैंने आपको समझाया कि हमारे पास कीटोन किससे बनती है, हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन के नतीजे में हमारे पास जो है वो बन रही होती है। तो हमारे पास यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल। बच्चे जो प्राइमरी अल्कोहल होंगे इनके ऑक्सीडेशन से हमारे पास एल्डिहाइड बनते हैं, जो सेकेंडरी अल्कोहल होते हैं उनके ऑक्सीडेशन से हमारे पास कीटोन बन रहे होते हैं, और जो टर्शियल अल्कोहल होते हैं वो जनरली ऑक्सीडाइज नहीं होते, हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शंस को प्रेफर करते हैं। हमारे पास जो बनने वाली प्रोडक्ट होती है वो हमारे पास अल्कीन हुआ करती है। तो ये बातें भी आपने याद रखनी। इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि कौन सा अल्कोहल जो है वो ऑक्सीडाइज होकर हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड जो है वो नहीं बना रहा होता। तो आप लोगों के पास वहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारे पास टर्शियल अल्कोहल होंगे।
क्वेश्चन नंबर 6 देखें, कहता है कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड एंड ग्रिग्नार्ड रीजन। बच्चे इसी में से ग्रिग्नार्ड रीजन में से पिछले भी काफी पेपर मतलब जितने भी टेस्ट हो चुके हैं एमसीक्यूज आए हैं और इस बार भी 2 से 3 एमसीक्यूज मॉर्निंग और इवनिंग के अंदर इसी चीज में से आ चुके हैं। तो आप लोगों को अंदाजा हो सकता है कि आल्दो हमारे सिलेबस के अंदर चीज इंक्लूड नहीं थी ग्रिग्नार्ड रीजन फॉर्मेल्डिहाइड हैलाइड, लेकिन फिर भी उसने ऐड किया हुआ है, तो आप लोग इसको लाजमी अच्छे तरीके से जो है वो गो थ्रू करेंगे। बच्चे याद रखें, जब हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड और ग्रिग्नार्ड रीजन का आपस में रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास जो बनने वाली प्रोडक्ट होती है वो हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल हुआ करती है। अगर हम लोग रिएक्शन करवाते हैं एसेटल्डिहाइड प्लस एसेटल्डिहाइड का हम लोग रिएक्शन करवा देते हैं किस चीज़ के साथ, ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ, हमारे पास जो बनने वाली प्रोडक्ट होगी वो हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल होगी। और अगर हम लोग रिएक्शन करवा देते हैं एसीटोन का ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ तो हमारे पास जो बनने वाली प्रोडक्ट होती है वो हमारे पास टर्शियल अल्कोहल हमें देखने को मिल रही होती है। तो यहाँ पे हमारे पास उसने किस चीज़ का पूछा था, फॉर्मेल्डिहाइड और ग्रिग्नार्ड एजेंट का, तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल जो है वो हमारे पास बन रही होती है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं, कहता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ। हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड्स को इस्तेमाल करके कौन सी चीज है वो बना सकते हैं। तो बच्चे कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर आप लोग अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवा देते हैं तो उसके नतीजे में जो बनने वाली प्रोडक्ट होती है वो हमारे पास ईस्टर फॉर्मेशन होती है। अगर हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड्स का रिएक्शन करवा देते हैं किस चीज़ के साथ, हम लोग यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन करवा देते हैं तो आप लोगों के पास अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी। और अगर आप लोग कार्बोक्सिलिक एसिड आपस में दो चीज़ों का रिएक्शन करवा देते हैं, ये सॉरी आप लोग जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का किसी भी साल्ट के साथ रिएक्शन करवा देते हैं, कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन करवा देते हैं या फिर किसी मेटल के साथ रिएक्ट करवा देते हैं तो आपके पास जो बनने वाली प्रोडक्ट होती है वो साल्ट होती है। बेसिकली एसीटेट जो यहाँ पे साल्ट फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके अंदर वो तीनों के तीनों रिएक्शन जो आपकी बुक के अंदर गिवन है जिसके अंदर हाइड्रोजन एटम ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड इन्वॉल्व है वो हमारे पास आ जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो ऑल ऑफ दीज आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, कहता है कि सेकेंडियम हैव द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ। बट हमारे पास सेकेंडियम की इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो हमारे पास 21 होता है। आपको 21 से लेकर 30 तक की ट्रांजिशन सीरीज है, उसको सभी का पता होना चाहिए कि कौन से एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जो है वो हमारे पास कौन सा होता है। तो हमारे पास सेकेंडियम का अगर एटॉमिक नंबर 18 है, अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखता हूँ तो हमारे पास आर्गोन 18 तक आ जाता है। उसके बाद हमारे पास 4s2 और 3d1 जो है वो हमें देखने को मिल रहा होता है। अब बच्चे इसकी दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स पॉसिबल हैं, या सबसे पहले हमारे पास 4s में से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, जब ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो हमारे पास हासिल होने वाली ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +2 देखने को मिलेगी। और अगर हमारे पास ये तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास रिमूव हो रहे होते हैं तो आप लोगों के पास 3 ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो +3 देखने को मिलता है। अगर आप लोगों से यहाँ पूछा जाता है कि कितनी पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है सेकेंडियम की, तब आप लोगों के पास जो राइट ऑप्शन होना था वो 2 होना था, लेकिन यहाँ पे उसने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट का पूछा है, इस वजह से हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा वो 4 ही आ जाएगा +3। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, कहता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन आर प्रेजेंट, के पॉलीमराइजेशन की टाइप्स कितनी होती हैं। तो बच्चे आप लोगों ने 2 तरह की पढ़ी है, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ। बच्चे आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से मैक्रोमोलेक्यूल के अंदर पॉलीमराइजेशन का टॉपिक इंक्लूड नहीं था, लेकिन हर पेपर के अंदर इसमें से एमसीक्यूज आ रहे हैं तो आप लोगों ने लाजमी जो है उसको अच्छे तरीके से करना है। तो हमारे पास जो पॉलीमराइजेशन होगा इसके हमारे पास 2 टाइप्स मौजूद होती हैं, कि हमारे पास एडिशन पॉलीमराइजेशन होते हैं, दूसरे हमारे पास कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो हमें 2 टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन देखने को मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, कहता है कि इन अ रिएक्शन NO2, बच्चे बेसिकली क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी मिस्टेक है, आपकी बुक के अंदर ऐसा रिएक्शन गिवन है कि हमारे पास यहाँ पे क्या आना चाहिए 2NO जो है वो हमारे पास मौजूद है +H2, ये मिलकर आप लोगों के पास N2 बनाता है और साथ में हमारे पास जो है वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो हमारे पास बना रहा होता है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, हमें आपकी बुक के अंदर एज इसकी रेट इक्वेशन भी गिवन है, आप लोगों को वो बेसिकली यहाँ पे याद होनी चाहिए। आप लोग इसको भी देख के बता सकते हैं, इसकी जो रेट इक्वेशन होगी वो हमारे पास इक्वल होती है कि रेट इज इक्वल टू चैप्टर नंबर 11 के अंदर आपके पास जितने भी रिएक्शन गिवन हैं और उनके आप लोगों के पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या फिर रेट इक्वेशंस लिखी हुई हैं, तो आप लोगों को ऐसे पता होनी चाहिए कि इनकी रेट इक्वेशन जो है वो हमारे पास क्या होती है। तो इसकी जो रेट इक्वेशन होती है वो हमारे पास H2 की पावर हमारे पास 1 होती है और हमारे पास NO की पावर जो है वो हमारे पास 2 होती है। अब कहता है कि आपने क्या करना है, आप लोगों ने NO की कंसंट्रेशन को क्या रखा है, नाइट्रोजन ऑक्साइड की कंसंट्रेशन डाई नहीं आएगा, यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड की कंसंट्रेशन को आप लोगों ने रखा है कांस्टेंट, मतलब इसको आप लोग चेंज नहीं करें। तो अगर आप लोग कंसंट्रेशन ऑफ H2 को डबल करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो जब आप लोग H2 के हिसाब से कौन सा ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि अगर आप लोग कंसंट्रेशन को 2 टाइम इंक्रीज करते ही होते हैं तो आप लोगों के पास जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो भी हमारे पास 2 टाइम इंक्रीज हो रहा होता है। तो यहाँ पे आप लोगों के पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अगर वो आपसे कहता है कि H2 को कांस्टेंट रखते हैं और NO को जो है वो आप लोग 2 टाइम इंक्रीज करें, तो चूंकि हमारे पास सेकंड ऑर्डर है तो अगर आप लोग इसकी कंसंट्रेशन को 2 टाइम इंक्रीज करते तो आप लोगों के पास जो रेट ऑफ रिएक्शन होना था वो 4 टाइम इंक्रीज होना था। अगर ओवरऑल वो आपसे कहता है कि आप लोगों ने दोनों की कंसंट्रेशन को 2 टाइम इंक्रीज करना है तो फिर 4 × 2 आप लोगों के पास जो राइट ऑप्शन होना था
वो ए टाइम हमारे पास इंक्रीज होता हुआ दिखाई देना था। एनी हो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास अल्फा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखने कहते हैं कि व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन केस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जब हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करते हैं तो किस केस में हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बढ़ते जाते हैं, फिर हमारे पास जो है वो कम हो रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को देखें, कहता है कि व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन केस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। बच्चे हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स, आप लोग अगर पीटीबी की बुक देखें तो वहाँ पे इसने ऐसे इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखे। मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो सबकी नहीं ड्रा कर सकता। हमारे पास सबसे पहले सेकेंडियम आ जाता है। मैं यहाँ पे सभी के नाम लिख देता हूँ। हमारे पास सेकेंडियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम है, उसके बाद क्रोमियम आ जाता है, हमारे पास मैंगनीज आ जाता है, उसके बाद हमारे पास जब हमें आयरन देखने को मिलता है, आयरन के बाद हमें कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो ये आप लोगों के पास जो है वो चंद एक एलिमेंट्स मौजूद हैं जो कि 3D सीरीज के अंदर मौजूद हैं। बट मैं अगर इनके नंबर लिख देता हूँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के, तो हमारे पास जो सेकेंडियम होता है इस केस में आपके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। टाइटेनियम के केस में आपके पास दो मौजूद होंगे, वेनेडियम के केस में आप लोगों के पास तीन मौजूद होते हैं, क्रोमियम के केस में आप लोगों के पास पांच मौजूद होते हैं, मैंगनीज के केस में आप लोगों के पास, सॉरी क्रोमियम के केस में आप लोगों के पास छह अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि हमारे पास 4s1 होता है, 3d5, तो ये सारे के सारे अनपेयर्ड होंगे। मैंगनीज के केस में आप लोगों को जो है वो पांच अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं। आयरन के केस में हमारे पास चार रह जाते हैं। जब हम लोग कोबाल्ट की बात करते हैं तो आप लोगों के पास तीन रह जाते हैं। जब हम लोग निकल की बात करते हैं तो हमारे पास दो रह जाते हैं। कॉपर के केस में एक, और जिंक के केस में आप लोगों के पास किसी भी किस्म का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचता। तो बच्चे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इट फर्स्ट इंक्रीजेज अप टू क्रोमियम, तो ये क्रोमियम तक इंक्रीज होता है और उसके बाद जो है ऑनवर्ड हमारे पास डिक्रीज होता जाता है। तो यही बेसिकली यहाँ पे ऑप्शन मौजूद थी कि इट इंक्रीज अप टू क्रोमियम एंड देन डिक्रीजेज अप टू जिंक, या इंक्रीज अप टू मैंगनीज एंड देन डिक्रीज अप टू जिंक। तो हमारे पास क्रोमियम तक ये इंक्रीज हो रहा है और उसके बाद जो है हमारे पास डिक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा इट विल बी कि इट इंक्रीजेज अप टू क्रोमियम एंड देन डिक्रीज अप टू जिंक। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। कहता है कि व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के केस में क्या होता है कि हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड की ऐसी कैटेगरी होती है जिसमें सी डबल बॉन्ड होकर एक तरफ लाजमी तौर पर हाइड्रोजन मौजूद होगा और इस तरफ क्या आपके पास है वो कोई भी आर ग्रुप होता है। तो हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो डेल्टा आ जाएगा। जो अल्फा है हमारे पास कीटोन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो हमारे पास बीटा ऑप्शन के अंदर है ये हमारे पास अल्कोहल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। जो हमारे पास चार्ली ऑप्शन के अंदर है ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा। सो द राइट ऑप्शन ओवर हियर विल बी डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 13 देखने कहता है कि ग्लाइकोजन गिव डैश कलर्ड विद द आयोडीन सॉल्यूशन। तो ये बायोलॉजी के अंदर भी है और आप लोगों की आई थिंक सो केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 14 के अंदर भी मौजूद है। तो बच्चे इसको याद रखें कि हमारे पास मैं अगर बायोलॉजी के हिसाब से बताता हूँ, मैंने जिस तरह से इन चीज़ों को याद रखा था, तो मैंने GR के नाम से इसको याद रखा हुआ था और प्रोनाउंस में इसको करता था घर के नाम से, या फिर GR गर्ल्स रिप्रेजेंटेटिव को हम लोग बोलते हैं। G स्टैंड फॉर ग्लाइकोजन एंड R स्टैंड फॉर रेड, मीन से जो ग्लाइकोजन होगा वो हमारे पास रेड कलर देता है विद आयोडीन सॉल्यूशन। इसी तरह से जो हमारे पास सब आ जाएगा, सबसे यहाँ पे क्या मुराद में लेता था, मैं स्टार से लेता था और बी से मुराद जो था वो ब्लू होता था, मीन से स्टार जो है वो ब्लू कलर दिया करते हैं। उसके बाद CN आ जाता है, मतलब हमारे पास जो सेलुलोज होता है वो नो कलर देते हैं। ये कार्टून नेटवर्क से याद रख लें या फिर साइनाइड से याद रख लें कि जो हमारे पास सेलुलोज होगा वो हमारे पास आयोडीन सोल्यूशन के साथ किसी भी किस्म का कलर नहीं दे रहा होता। तो ये चीज़ें आप लोग इस तरह से याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखें, कहता है कि इनमें से कौन सी चीज़ जो थी हम लोगों ने वर्ल्ड वार के अंदर इस्तेमाल की थी। तो बेसिकली हमने वहाँ पे मस्टर्ड गैस का इस्तेमाल किया था, जो कि होती गैस नहीं, ये लिक्विड टाइप होती हैं। जब ये फेंके गए थे तो जिस्म के ऊपर ब्रिस्टल्स वगैरह निकलने शुरू हो गए थे, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था इसकी वजह से। तो वर्ल्ड वार के अंदर जो इस्तेमाल होने वाली चीज़ थी वो हमारे पास मस्टर्ड गैस थी। क्वेश्चन नंबर 15 देखें, कहता है कि विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। हमारे पास एंडोथर्मिक प्रोसेस कौन सा नहीं है। एंडोथर्मिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आपको खुद से एनर्जी देनी पड़ती है। तो जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, बच्चे याद रखिएगा कि जब हम लोग पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन ऐड करने के नतीजे में हमारे पास एनर्जी रिलीज होती है। तो जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है हमारे पास क्या होती है, हमारे पास एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। लेकिन उसके बाद जो सेकंड, थर्ड ऑनवर्ड जितनी भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज की वैल्यूज होती हैं वो हमारे पास क्या होती हैं, वो एंडो होती हैं। उसकी रीजन क्या होती है कि जब आपने पहला इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो हमारे पास उसके अंदर अब प्रोटॉन बढ़ चुके हैं, सॉरी प्रोटॉन जो है वो कम है और इलेक्ट्रॉन के नंबर जो है वो बढ़ चुके हैं। अब अगर आप लोग फर्दर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड करने की कोशिश करते हैं तो पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन कहते हैं भाई हमारे अपने लिए जगह नहीं, हम लोग तुझे कहाँ पे एडजस्ट करेंगे। तो पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन जो है वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से ये दूर जाने की कोशिश करेगा। लेकिन हमारे एलिमेंट को लाजमी तौर पे इस इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो वो क्या करेगा, इसको जबरदस्ती ऐड करवाने की कोशिश करेगा। जब जबरदस्ती ऐड करवाना होता है तो हमें यहाँ पे एनर्जी देनी पड़ती है। जब एनर्जी देंगे तो हमारे पास एंडोथर्मिक प्रोसेस की कैटेगरी के अंदर आ रहा होता है। तो याद रखिएगा जो एंडोथर्मिक हमारे पास बात आएगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, तो जो पहली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो हमेशा हमारे पास एक्सो होगी, उसके बाद जितनी भी होंगी वो एंडो होंगी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है आयनाइजेशन एनर्जी का, तो वो याद रखिएगा जो सी मर्जी आयनाइजेशन एनर्जी हो वो हमेशा हमारे पास एंडोथर्मिक प्रोसेस ही हमें देखने को मिल रहा होता है।
क्वेश्चन नंबर 16 देखें, बच्चे कहते हैं द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ग्लिसरीन इज 210 डिग्री सेल्सियस व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर इज। तो बच्चे हमारी बुक के अंदर दो तरह की ही इन्फॉर्मेशन गिवन है कि अगर हम लोग 762 प्रेशर लेते हैं तो हमारे पास ग्लिसरीन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हमारे पास 290 डिग्री सेल्सियस होता है, और अगर हम लोग इसी एक्सटर्नल प्रेशर को डिक्रीज करके 52 तक ले आते हैं तब हमारे पास जो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हमें 210 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलता है। ये एस एच एस बुक की स्टेटमेंट थी जहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट लिखा, ये पीटीपी की बुक से क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास 52 जो है वो हमें देखने को मिल रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखें, कहता था डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट, बट ये अगेन क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो चुका है ऑलरेडी। ये क्वेश्चन जो है वो आ चुका है, मैं डिस्कशन के अंदर इसको एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ। तो डेंसिटी ऑफ वाटर के केस में हमारे पास क्या होता है, सपोज करें हमारे पास हमने 50 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर लिया है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टेम्परेचर को डिक्रीज करना शुरू कर देते हैं और हम लोग लेके आ जाते हैं इसको 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। बच्चे हमें पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। हम लोग क्या करें, हम लोग टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम भी डिक्रीज हो जाता है अकॉर्डिंग टू चार्ल्स का। जब वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो आप लोगों के पास डेंसिटी बढ़ना शुरू हो जाती है। इसका मतलब 4 डिग्री सेल्सियस तक हमारे पास क्या होता है, हमारे पास डेंसिटी इसकी बढ़ती है, और इसी के ऊपर कहा जाता है कि हमारे पास वाटर की डेंसिटी जो है हमें मैक्सिमम देखने को मिलती है। अब फर्दर अगर हम लोग टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो अगर आप लोगों के जहन में ये आ रहा है कि सर अभी भी हम लोग टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं तो वॉल्यूम को कम होना चाहिए और डेंसिटी को इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन बच्चे याद रखें कि 4 डिग्री सेल्सियस से फर्दर आप जैसे ही टेम्परेचर को डिक्रीज करना स्टार्ट होते हैं तो हमारे पास जब ये सॉलिड के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है तो वहाँ पे हमारे पास स्पेसिस क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं। 9% मोर स्पेसिस हमारे पास क्रिएट हो जाती हैं। यहाँ पे जब स्पेसिस क्रिएट होंगे तो आप लोगों के पास ऑटोमेटिकली वॉल्यूम बढ़ेगा। जब वॉल्यूम बढ़ता है तो आप लोगों के पास डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, और याद रखिएगा 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हमारे पास जो डेंसिटी होती है वो आप लोगों को मिनिमम देखने को मिल रही होती है। अब अगेन आप लोगों के जहन में आ सकता है कि फर्दर सर अगर हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस से -4 डिग्री सेल्सियस की तरफ जाते हैं तो फिर क्यों नहीं फर्दर हमारे पास इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है और हमारे पास डेंसिटी जो है वो फर्दर डिक्रीज होती दिखाई देगी। तो बच्चे याद रखिएगा कि जो शेप हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अटेन हो जाती है ना, आप फर्दर जितना मर्जी टेम्परेचर को डिक्रीज करते जाएं आप लोगों के पास उसकी जो शेप है वो चेंज नहीं होगी, वो उसी तरह से रहेगी। तो हमारे पास ऑनवर्ड जितना भी आप लोग टेम्परेचर को डिक्रीज करते जाए 9% ही स्पेसिस ऑक्यूपाई रहेंगी। तो अगर आपसे मैक्सिमम डेंसिटी का पूछा जाता है तो वो 4 डिग्री सेल्सियस ही राइट ऑप्शन होगा, और अगर आपसे मिनिमम का पूछा जाता है तब आप लोगों के पास जो राइट ऑप्शन होना है वो हमारे पास हमें बीटा देखने को मिलना था। एनी हाउ यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास अल्फा आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखें, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। बच्चे तीनों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये बुनियादी जुज़्व हैं हमारे पास एलिमेंट के। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास ऑल ऑफ दीज हमें देखने को मिलेगा। आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा इनसाइड द न्यूक्लियस मौजूद होता है, तो हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो इनसाइड द न्यूक्लियस मौजूद होते हैं। आपसे पूछा जा सकता है आउटसाइड द न्यूक्लियस कौन से मौजूद होते हैं, ये कितने होते हैं, तो वो एक ही होता है और वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन हमें देखने को मिल रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखें, कहता है कि आइसोटोप्स हैव सेम नंबर ऑफ। तो बच्चे आइसोटोप्स की डेफिनेशन क्या होती है, आइसोटोप्स को डिफाइन हम लोग इस तरह से करते हैं जिनके अंदर हमारे पास एटॉमिक नंबर सेम होता है और उनके एटॉमिक मैसेज जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। जब एटॉमिक नंबर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है, और हमें पता है कि जो न्यूट्रल स्पीशीज होती हैं उनके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं वो हमारे पास सेम होते हैं। तो अगर आइसोटोप्स के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होंगे तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी वहाँ पे क्या होंगे, बराबर होंगे। न्यूक्लियन हम लोग A+Z को बोलते हैं, तो Z+N को बोलते हैं, तो वहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चूंकि डिफरेंट होते हैं तो न्यूक्लियन भी डिफरेंट होगा। न्यूट्रॉन वैसे ही आइसोटोप्स को डिफाइन इस तरह से किया जाता है कि इनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है हमारे पास डिफरेंट होते हैं। तो बच्चे याद रखिएगा इनके जो चीज़ें सिमिलर होती हैं वो इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम होंगे, इनके नंबर ऑफ प्रोटॉन भी सेम होंगे, इनकी पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल जो है वो सेम होगी। मैं यहाँ पे पोजीशन इन पीटी लिख रहा हूँ, मीटर से पीरियोडिक टेबल के अंदर पोजीशन सेम होगी, इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो इनकी सेम होती हैं। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। अगर आप लोगों से डिफरेंसेस के अंदर पूछा जाता है तो याद रखिएगा इनके न्यूट्रॉन जो है वो डिफरेंट होते हैं, इनका न्यूक्लियन नंबर जो है वो हमारे पास डिफरेंट होगा। उसके बाद इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो हमारे पास डिफरेंट होती हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो इनके रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो हमारे पास डिफरेंट होते हैं। तो ये चंद एक चीज़ें हैं जो आप लोग ने याद रखनी है, जो कि आप लोगों से पूछी जा सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने हाईलाइट करवा दी कि कौन सी चीज़ें सेम और कौन सी चीज़ें आपको डिफरेंट देखने को मिल सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखने कहता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, तो वो 37 डिग्री सेल्सियस ही होगा, या फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल जो आप लोग थर्मामीटर की मदद से मेजर करते हैं वो बेसिकली यही होता है। अब एक बच्चा मुझे कह रहा था कि सर अगर मेरा बॉडी का टेम्परेचर 102 हो रहा है, इसका मतलब 37 से वो 3 गुना इंक्रीज हो रहा है। तो मैंने कहा खुदा के बंदे 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तो पानी बॉयल होना शुरू हो जाएगा। अगर आप तो इतना टेम्परेचर अपना कर जाते हैं तो आप तो एग्जिस्ट ही नहीं करते।
तो वहाँ पे तो बंदे ही खत्म होने वाला हुआ होता है, बल्कि हो जाता है इतना ज़्यादा टेम्परेचर। बेसिकली हम लोग जो थर्मामीटर की मदद से मेजर करते हैं वो फ़ारेनहाइट स्केल के अंदर ही होता है। सो द राइट ऑप्शन ओवर हियर इज बीटा। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये बेस क्वेश्चन की डिस्कशन पसंद आई होगी। अगर डिस्कशन पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी तौर पर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इसी का सेकंड पार्ट जो है वो आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। आप लोगों के साथ एक रिक्वेस्ट भी है कि आप में से जिन जिन बच्चों के टेस्ट होते जा रहे हैं तो लाजमी तौर पे बच्चे मेरे साथ क्वेश्चन जो है वो शेयर करें, ताकि हम लोग जो है वो मैक्सिमम किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं उनको किस तरह से टैकल करना होता है हम लोग इन चीज़ों को देख सकें। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।